नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज हम ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपका आता है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। आपने इन तीनों के नाम अवश्य सुने होंगे, एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो इसलिए हम इस टॉपिक पर आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक आपकी यूपीएससी, पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम जो भी हों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें भारत में, जब अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उनको धन की आवश्यकता थी, कुछ आय के स्रोत होने चाहिए। लेकिन इंडिया में आय का सबसे प्रमुख स्रोत था भू राजस्व, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग कृषि कार्य करते थे, तो उनसे भू राजस्व वसूलना यहाँ पर इनका प्रमुख आय का स्रोत था। इसलिए इन्होंने भू राजस्व की जो राशि है अधिक से अधिक वसूली जा सके, इसके लिए इन्होंने कई सारे उपाय किए, कई सारी नीतियाँ अपनाई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लगान किसानों से वसूला जा सके, जिनमें आपका स्थायी बंदोबस्त आ जाता है, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये आ जाती हैं। इनके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं, जिसे आप जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं और इसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। किसको? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। अब स्थायी बंदोबस्त में स्थायी क्या है? तो स्थायी बंदोबस्त में स्थायी होती थी भू राजस्व की राशि। ठीक है। तो इसमें क्या किया था ब्रिटिश ने जमींदारों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप हमें किसानों से लगान वसूल कर दीजिए, मतलब किसान अपना लगान जमींदारों को दे दें और जमींदार सभी किसानों का लगान वसूल कर हमको प्रदान कर दें। ठीक है। ये व्यवस्था अपनाई थी स्थायी बंदोबस्त के तहत। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश को इससे कोई मतलब नहीं था कि किसानों से जमींदार कितना वसूल रहे हैं। इन्हें शुरुआत में ही अपनी राशि स्पष्ट कर देते थे ब्रिटिश कि हमें आप इतने रुपए दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रिटिश ने कहा कि हमें आपके एरिया से 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। अब चाहे आप वहाँ पर 1.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, या फिर आप 1 लाख वसूल रहे हैं, या फिर आप 90,000 ही वसूल रहे हैं। ठीक है। हमें आप टाइम से 1 लाख रुपए दे देना। ठीक है। ये थी आपकी स्थायी बंदोबस्त, जिसमें एक राशि फिक्स कर दी गई थी। हमने यहाँ पर एक रैंडम नंबर लिया है, 1 लाख रुपए। ओके। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए एक समस्या यहाँ पर ये है कि जो भू राजस्व है वो ज़मीन जो खेती में उत्पादित हो रही हैं वस्तुएं उसके हिसाब से नहीं, एक तरह से किराया है ये भूमि का। चाहे किसान उत्पादन करे या ना करे, चाहे उस समय बारिश हो या फिर बाढ़ में फसल खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं इनको। ब्रिटिश को अपनी जो राशि निर्धारित की है उसको इनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इसी क्रम में होता क्या था कि जब जमींदार किसानों से वसूलने जा रहे हैं तो किसानों के पास जब है ही नहीं खुद खाने के लिए, खेती में कुछ हुआ नहीं, सब फसल बर्बाद हो गई, तो लगान कहाँ से दें। इसी क्रम में जमींदार भी इनको लगान नहीं दे पा रहे थे। कई सारी जगह ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, तो ब्रिटिश को तो पैसे चाहिए थे नियमित रूप से। तो इन्होंने 1793 में एक कानून लाए, सूर्यास्त कानून। ठीक है। सूर्यास्त कानून में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा जमींदारों से, एक डेट फिक्स कर दी कि इस तारीख तक आपने अगर अपनी जो लगान है उसकी राशि नहीं भेजी हमें, जमींदारों से कहा, तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ये था आपका सूर्यास्त कानून, जो कि 1793 में लाया गया था। अब स्थायी बंदोबस्त को समझते हैं। इसको 1790-91 में कॉर्नवालिस द्वारा 10 वर्ष के लिए लागू किया जाता है। ठीक है। 10 वर्ष के लिए इसको लागू किया गया। बाद में 1793 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इसकी अनुमति मिल गई थी इसे लागू करने की। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें जमींदारों से स्थायी लगान राशि का समझौता कर लिया जाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर ज़मीन पर मालिकाना हक किसका होगा, तो यहाँ पर जमींदारों को ज़मीन पर मालिकाना हक प्रदान किया गया था। स्थायी बंदोबस्त में जो भू राजस्व की राशि वसूली जाती थी उसमें ब्रिटिश सरकार का भाग 10/11 तथा जमींदारों का भाग इसमें 1/11 हुआ करता था। ज़मीन को यहाँ पर खरीद बिक्री के योग्य बना दिया गया था, और जो भी उस एरिया में चारागाह हुए, जंगल हुए, तालाब हुए, जिन्हें नॉर्मली किसान और अन्य लोग यूज़ करते हैं, जानवर यूज़ करते हैं, ऐसी सार्वजनिक भूमि पर भी जमींदारों का अधिकार इन्होंने कर दिया था। 1793 में यहाँ पर सूर्यास्त कानून लाए गए थे, मैंने आपको बताया था, जिसमें जमींदारियाँ नीलाम कर दी गई थी। और जमींदारी जब नीलाम होंगी तो नीलामी के बाद उसे खरीदने वाला कौन होगा? शहर में बैठे साहूकार लोग खरीदेंगे। अब साहूकार गांव में आकर वसूली तो करेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कई सारे अपने एजेंट लगा दिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिचौलिया वर्ग बन गया था, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है अनुपस्थित जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है इसको। ठीक है। ये जो आपका स्थायी बंदोबस्त है ये टोटल ब्रिटिश भारत के 19% भाग को कवर करता था, मतलब 19% भाग में इसी प्रकार से भू राजस्व की राशि वसूली जाती थी, जिसमें आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे एरियाज़ आ जाते हैं। ओके।
स्थायी बंदोबस्त में। अब हम समझते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। तो इसमें ब्रिटिश ने क्या किया कि जो जमींदार के रूप में एक बिचौलिया वर्ग था किसान और ब्रिटिश के बीच में, जो कि इनको लगान वसूल कर देता था, इसको इन्होंने हटा दिया। इन्होंने कहा कि अब हम डायरेक्टली किसान से लगान लेंगे, जमींदार नहीं वसूलेगा, किसान अपनी लगान की राशि सीधे ब्रिटिश सरकार को दे सकता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत। रैयत का अर्थ होता है किसान, ओके। इस व्यवस्था को 1792 में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड द्वारा मद्रास के 12 महल जिले में आरंभिक स्तर पर इसे लागू किया जाता है। 1809 में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के कुछ एरियाज़ में इसको लागू किया जाता है। 1820 में मुनरो इसको संपूर्ण मद्रास के एरिया में लागू कर देता है। और बात करें बम्बई में, तो बम्बई में 1825 में एल्फिंस्टन द्वारा इसको लागू किया जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था को। इस व्यवस्था में भूस्वामी कौन था? भूस्वामी थे किसान, ठीक है। यहाँ पर किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक दिया गया था और टाइम टाइम पर जो भू राजस्व या लगान की जो राशि होती थी उसका निर्धारण होता था। कोई यहाँ पर स्थायी राशि नहीं रखी गई थी जैसे कि स्थायी बंदोबस्त में थी। तो यहाँ पर समय समय पर भू राजस्व की राशि बदलती रहती थी। अब देखिए, यहाँ पर भूमि का सर्वेक्षण किया गया। सामुदायिक संपत्ति जैसे कि चारागाह, तालाब, जंगल आदि सब पर राज्य का नियंत्रण कर दिया गया था और जो बंजर भूमि थी वो भी सरकार के नियंत्रण में ही थी। ये टोटल ब्रिटिश भारत के 51% एरिया पर लागू किया गया था। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका बम्बई का रीजन है, ठीक है, मैसूर, मद्रास, ये सारे रीजन हैं, इनमें आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था देखने को मिलती है, ओके। अब है आपका महालवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए, महालवाड़ी में महाल का अर्थ होता है गांव, ठीक है, महाल का अर्थ होता है गांव। तो ब्रिटिश ने गांव को एक इकाई माना और इन्होंने कहा गांव के लेवल पर भू राजस्व की वसूली की जाएगी। और ये वसूली का कार्य कौन करेगा? मुखिया। मतलब गांव के लेवल पर एक मुख्य आदमी बना दी, जिसे मुखिया कहा गया। इसका कार्य होगा इन सभी किसानों से लगान को वसूल करना और इस गांव का पूरा जो लगान होगा वो मुखिया ले जाकर पहुंचा देगा ब्रिटिश सरकार के पास में। तो यहाँ पर एक नया बिचौलिया वर्ग बनाया गया था, मुखिया, ठीक है। मुखिया यहाँ पर नया बिचौलिया वर्ग बना था। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है हाल्ट मैकेंजी को। और यहाँ भू राजस्व का निर्धारण गांव के आधार पर किया जाता था और जो भूमि थी वो ग्राम सभा के अधीन थी। किसानों को यहाँ भूमि से बेदखल भी किया जा सकता था। किसानों का भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं था। और ये टोटल आपके ब्रिटिश भारत के 30% एरियाज़ पर ये लागू था महालवाड़ी व्यवस्था, जिनमें आपके आ जाते हैं ये वाले एरिया, पंजाब का कुछ एरिया आता है, ठीक है, पंजाब का पूरा ही एरिया आता है और ये उत्तर प्रदेश के एरियाज़, ये सभी महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कवर किए गए थे। तो इस प्रकार हमने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था को समझ लिया है। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो तीनों व्यवस्थाएं हैं साथ साथ चली थी। कोई ऐसी, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त ख़त्म करके ना तो रैयतवाड़ी लाया गया था, ठीक है, रैयतवाड़ी को ख़त्म करके आप सोचें कि महालवाड़ी लाया गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में साथ साथ चली हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।